क्रिप्टो करेंसी पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसी हफ्ते पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था कि आरबीआई चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन किया जाए। यानी क्रिप्टो को बैन करने के लिए गवर्नमेंट एक कानून बनाए, लॉ लेकर आए। अब फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से हुआ ये कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में नेगेटिव सेंटिमेंट्स गए एंड क्रिप्टो मार्केट जो पिछले 7-8 महीने से अपने सबसे बुरे फेज से गुजर रही है उसको बड़ा झटका लगा एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस पर फिर से कंफ्यूजन में आ गए, कंफ्यूज हो गए कि भाई आखिर आरबीआई चाह क्या रहा है, गवर्नमेंट आगे क्या करने वाली है, कहीं गवर्नमेंट क्रिप्टो को फिर से बैन वाला सीन तो नहीं होगा, बैन लग जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स इसी तरह की आई भी जिससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए एंड इसीलिए आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो एजुकेटर एंड बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से एंड काशिफ से जानेंगे कि गवर्नमेंट क्रिप्टो पर आगे क्या प्लान कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट का मतलब क्या है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आरबीआई को क्रिप्टो से दिक्कत क्या है, जो दिक्कत है वो क्यों है, ये वजह क्या है कि आरबीआई क्रिप्टो को किसी भी हालत में बैन कराना चाहता है। इन सभी सवालों का जवाब आज काशिफ से जान रहे हैं एंड बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। वेलकम टू अनकट काशिफ। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आजकल हर दिन कुछ ना कुछ नई हलचल मची रहती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई आरबीआई चाहता है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करे एंड इसके लिए लॉ लेकर आए, एक नया कानून लेकर आए। सो ये क्या चल रहा है, हम किधर जा रहे हैं? देखिए, जो एक्चुअली में कोई खास न्यूज़ है नहीं है, इसको न्यूज़ को ना बना दिया गया। सिंपल एक क्वेश्चन पूछे गए थे और पार्लियामेंट के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो वर्बली पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिटन में पूछे जाते हैं। जो रिटन में पूछे जाते हैं उनका रिटन में आंसर होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर डिटेल में तो अभी मेरे पास वो क्वेश्चनर नहीं है, लेकिन जो उस क्वेश्चनर को अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया था कि भाई क्या आरबीआई इज अवेयर ऑफ दिस थिंग और नॉट। नंबर वन, आरबीआई ने क्या कदम उठाए, कैसे कैसे उन्होंने नोटिफिकेशंस दी, आरबीआई का क्या टेक है, गवर्नमेंट का क्या टेक है। उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसके जवाब में उसमें जो हाईलाइट हो गया, जवाब तो लंबा चौड़ा है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ पॉइंट वो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें ये रिप्लाई किया था उस लेटर में कि आरबीआई ये चाहता है कि क्रिप्टो जो है वो बैन हो, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सही चीज नहीं है। फाइनेंशियल स्थिरता के लिए ये क्रिप्टो अच्छी चीज नहीं है। और अगर किसी भी देश में अगर क्रिप्टो को अलाउ किया गया तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट कर सकता है। तो लोगों ने क्या करा, मीडिया ने वो चीज हाईलाइट कर दी कि अरे आरबीआई जो है वो क्रिप्टो को बैन करना चाहता है। तो ये तो डे वन से क्लियर है, आरबीआई तो क्रिप्टो को बैन करना ही चाहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर बैन नहीं करना चाहता तो 2018 में आरबीआई ने जो बैन लगाया था 6 अप्रैल 2018 को कि कोई भी बैंकिंग एंटिटी, कोई भी जो आरबीआई की एंटिटी है वो क्रिप्टो इकोसिस्टम के साथ डील नहीं करेगी, राइट। तो ये बात तो उन्होंने 2018 में कर दी थी, जिसका केस लड़ा गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को बोल दिया था कि नहीं, ये सही नहीं है और जो बैंकिंग प्रणाली है उसको क्रिप्टो इकोसिस्टम को सर्विसेज देनी है। वो बात अलग है कि आज तक सर्विसेज मिली नहीं है प्रॉपरली, और आज भी हमें पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री से क्रिप्टो इकोसिस्टम को सर्विसेज नहीं मिलती हैं, क्योंकि काफी सारी एक्सचेंजेस से आप बात करोगे तो वो स्ट्रगल कर रही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक जो है वो चाहता है कि क्रिप्टो बैन हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो दूसरी बात ये बोली कि बैन तभी पॉसिबल है जब इंटरनेशनल सपोर्ट मिले, और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये पॉसिबिलिटी है कि जब पूरी दुनिया से सपोर्ट मिले तभी ये बैन पॉसिबल है और या सक्सेसफुल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई कह रहा है बैन करो, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ओके करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा तभी बैन सक्सेसफुल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सो काशिफ, जैसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि आरबीआई ये चाहता है कि एक लेजिस्लेशन लाया जाए, कानून लाया जाए और फिर क्रिप्टो को बैन किया जाए, तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई का रिकमेंडेशन मान के यहाँ पे क्रिप्टो को बैन कर दे? कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए, बैन करना मैं नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल। बैन किसी भी गवर्नमेंट के लिए बैन करना कितनी देर की काम है, एक लोकसभा के अंदर एक बिल पारित करना है और बैन कर दो। बट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक फीलिंग ये आ चुकी है कि बैन तो नहीं करा जा सकता ऐसे, क्योंकि बैन करने का मतलब है कि सिर्फ आप ऊपरी तौर पे बंद कर रहे हो, अंदरूनी उस पे ग्राउंड लेवल पे चीजें बंद नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट पे रहती हैं।
और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स पे इंटरनेट के थ्रू रहती हैं और लोग कैश में डीलिंग कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे? एटलीस्ट अभी हमें एक्सचेंजेस के थ्रू एक डेटा पता चल रहा है कि हमें कि कौन क्या कैसे बाय कर रहा है, कितना सेल हो रहा है, और ज्यादातर लोग एक्सचेंजेस के थ्रू ही जाते हैं। 95% लोग क्रिप्टो के अंदर एक्सचेंजेस के थ्रू ही एनरूट करते हैं। काशिफ, आपने अभी ये कहा कि आरबीआई को ये डर है कि क्रिप्टो को इंडिया में अलाउ किया तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम या फिर मॉनेटरी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, एंड आरबीआई ऐसा कहता भी आया है। बट क्या हमें वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्जांपल पहले मिलता है कि जहां पर क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया गया हो, अलाउ करने की वजह से किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गया हो, वहाँ दिक्कतें हैं? कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है क्या? देखिए, अभी तक किसी भी देश ने इसको पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं किया। मैं अगर एल सेल्वाडोर का एग्जांपल पकड़ते हैं, जहाँ पे इसे लीगल टेंडर घोषित किया है। एक्चुअली एल सेल्वाडोर इतना छोटा देश है कि उसको आप किसी बड़े देश से कंपेयर नहीं कर सकते। एल सेल्वाडोर की खुद की कोई करेंसी ही नहीं थी। आपको बहुत लोगों को ये पता है नहीं होगा कि एल सेल्वाडोर के अंदर जो अपनी खुद की करेंसी नहीं थी। जहाँ पे भी सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा कमजोर होता है या ना के बराबर होता है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक नहीं होता, जहाँ कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती, जहाँ जहाँ पे खुद की करेंसी की कोई अहमियत नहीं होती और या नॉन एग्जिस्टेंस होती है, तो वो कंट्रीज क्या करती हैं, डॉलर को अपनी करेंसी बना लेती हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एल सेल्वाडोर और ऐसी और बहुत सारे कंट्रीज हैं आज भी दुनिया में जहाँ खुद का सेंट्रल बैंक नहीं है, खुद की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। जो यूएस डॉलर है वही वहाँ का लीगल टेंडर है। एल सेल्वाडोर में भी लीगल टेंडर यूएस डॉलर ही था। उन्होंने एल सेल्वाडोर ने ये करा कि साथ में यूएस डॉलर के साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर कर दिया, राइट। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने ये क्यों करा, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो प्रॉब्लम्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं, अगर दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर को प्रिंट कर रहा है या कुछ गलत कदम उठा रहा है, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज पे भी आ जाता है जो डॉलर को लीगल टेंडर जिन्होंने किया हुआ। उन्होंने इसको एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर कर दिया। और ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो प्लानिंग फेज में है, खासकर वो कंट्रीज जहाँ खुद की करेंसी नहीं है। अब ये कहना कि एल साल्वाडोर को के अंदर ये लीगल टेंडर हो गया है तो इसको कंपेयर करते हैं इंडिया से या चाइना से, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एल साल्वाडोर एक बहुत छोटा सा देश है, उसको किसी बड़ी इकोनॉमी से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अभी ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है पूरी दुनिया में जहां पे आप ये कह सकते हो कि हाँ, इस देश के अंदर बिटकॉइन को अलाउ किया गया एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट और या एज अ उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया है पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को। सारे देश अभी इवॉल्विंग फेज में है। किसी भी देश के पास अभी प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। हर दिन हर पल इसमें एक आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट्स हो रही है। जैसे मैं अमेरिका का एग्जांपल पकड़ता हूँ, अमेरिका के अंदर डिबेट इस बात पे हो रही है कि सिक्योरिटीज क्या है और कमोडिटीज क्या है। अमेरिका के अंदर सीधी बात ये हो रही है कि क्रिप्टो को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, एक कर दिया जाए कमोडिटी और दूसरा कर दिया जाए सिक्योरिटीज। कमोडिटी का मतलब ये होता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तेल, गैस, ये कमोडिटीज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जो यूज होती हैं, राइट। और ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जिनको किसी जनरली ये नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं या ये वो चीजें होती हैं जैसे गोल्ड हो गया, और हमारी रोजमर्रा की में यूज होने वाली जो चीजें जो कमोडिटीज हैं। तो कमोडिटी के और सिक्योरिटीज दोनों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। और क्रिप्टो के अंदर जो बिटकॉइन है और इथेरियम है उसको कहीं ना कहीं यूएस की जो अंदर एक कंसेंसस बन रहा है कि बिटकॉइन और कुछ हद तक इथेरियम पे अभी डिबेटेबल है। इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद एक डिबेट चल रही है कि नहीं ये भी एक सिक्योरिटी है। फिलहाल बिटकॉइन पे तो सबकी सहमति है कि ये एक कमोडिटी है, बाकी सब चीजें सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटीज और कमोडिटीज में अंतर ये होता है कि सिक्योरिटीज में एक शख्स होता है जो फंड रेज करता है ये कह के, ये वादा करके कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको हिस्सेदारी दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो टोकन के फॉर्म में या शेयर के फॉर्म में, और मैं मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत की वजह से कंपनी प्रोग्रेस करेगी और आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि आपको बदले में डिविडेंड मिलेगा। ये सिक्योरिटीज है। जहां पे भी वादा है, जहां पे भी फंड रेज हुआ है और वादा है, और इस तरीके से डीलिंग की गई है कि इन्वेस्टर को
ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि हम पे यकीन करिए, हमें पैसे दीजिए, हमारी मेहनत से आपको फायदा होगा। ये सिक्योरिटी कहलाई जाती है। बिटकॉइन के अंदर किसी भी तरीके का कोई वादा नहीं था, कोई फंड रेज नहीं था और किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं थी, वहाँ कोई फाउंडर नहीं है। तो वो इसलिए प्योर कमोडिटी जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, उस तरीके से ट्रीटमेंट करने की बात हो रही है। तो वहां पे दो दो डिपार्टमेंट है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और आपका सिक्योरिटीज को लेके है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो एसईसी गवर्न करता है शेयर्स को और डिवेंचर्स को और ये जो चीजें, और जो कमोडिटीज को जो डील करता है वो सीएफटीसी करता है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। हिंदुस्तान के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, जो कमोडिटीज को भी और सिक्योरिटीज को भी डील करते हैं। तो अगर ये वहां पे फुल एंड फाइनल एक रूपरेखा ले लेता है अमेरिका में, तो बाकी देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। फाइन, ये इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन सकता है काशिफ, बट आप ये जरूर समझाएं कि आरबीआई को असल में क्रिप्टो से दिक्कत क्या है, क्या डर है। जब गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात कर रही है तब भी आरबीआई चाहता है कि क्रिप्टो को पूरी तरह बैन किया जाए। सो आरबीआई को क्रिप्टो से असल प्रॉब्लम क्या है, जरा ये समझाएं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई को एक्चुअली में डर नहीं होना चाहिए, अगर आप मेरा ओपिनियन लें। आरबीआई को डर इस बात से कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए खतरा तभी बनेगा बिटकॉइन या क्रिप्टो कि जब आप इसको एज अ लीगल टेंडर अलाउ करेंगे या एज अ मोड ऑफ पेमेंट अलाउ कर देंगे। आप सपोज करिए अगर बिटकॉइन को भारतवर्ष में एज अ मोड ऑफ पेमेंट अलाउ कर दिया जाता है, तो हर बंदा क्या करेगा कि बिटकॉइन से पेमेंट लेना देना शुरू करेगा, उसमें चीजों को सेटल करना शुरू करेगा। तो आईएनआर से लोग बिटकॉइन की तरफ जा सकते हैं। समझ में आता है कि यार अगर आईएनआर से लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन को मोड ऑफ पेमेंट अलाउ कर दिया है, तो एक देश के अंदर दो लीगल टेंडर अलाउ कर दिए अगर, तो क्या होगा, एक जिसके अंदर डेफिनेटली एक से वे दूसरी जगह पे लोग ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आईएनआर में विश्वास कम और बिटकॉइन में विश्वास ज्यादा होने लगेगा तो डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी का खतरा होना। तो देश के अंदर आप उसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट अलाउ ही मत करो, उसको लीगल टेंडर अलाउ मत करो, उसको सिर्फ आप एज अ एक एसेट क्लास की तरह, एज अ कमोडिटी क्लास की तरह अलाउ कर सकते हैं। यही बाकी देश भी करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ, मैं आपकी बात को रोकूंगा और ऐड करूंगा कि ये तो आरबीआई भी जानता है, उसको पता है आरबीआई को कि क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मोड अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। एंड क्रिप्टो को रेगुलेट करके ही एज एन एसेट क्लास, कमोडिटी जैसे आपने बात की, बिल्कुल वैसे अलाउ किया जा सकता है। तो तब क्या प्रॉब्लम है, तब क्या इशू है आरबीआई को? देखिए, फिर दिक्कत उनको ये है कि बेसिकली उनका ये भी मानना है कि जैसे हम क्रिप्टो को जब अलाउ कर देंगे तो लोग ट्रेडिंग करेंगे क्रिप्टो में जाके। जब क्रिप्टो की ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादातर पेयर जो है वो बिटकॉइन के वो यूएसडीटी में, ठीक है। तो लोग जब बिटकॉइन को बेचेंगे तो यूएसडीटी में रखेंगे, जब खरीदेंगे तो उनके पास यूएसडीटी होना चाहिए। तो देश के अंदर एक ऐसा चलन होगा कि जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा डॉलर की डिमांड करेंगे, क्योंकि यूएसडीटी वो होता है जिसकी पीछे एक यूएसडीटी के पीछे एक डॉलर होता है बैकिंग में। तो लोग जब इतने ज्यादा डॉलर्स को होल्ड करेंगे तो लोग क्या करेंगे कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रखते थे, वो सारा पैसा वो यूएसडीटी और यूएसडीसी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब यूएसडीटी और यूएसडीसी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। लोग आईएनआर से पैसा निकाल के डॉलर को बाय करने के लिए दौड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे बैंक, जो हमारी लिक्विडिटी है बैंक्स के अंदर, लोग सेविंग अकाउंट में पैसे को कम रखेंगे, म्यूचुअल फंड में कम रखेंगे। तो जब इन चीजों में पैसा कम करेंगे तो मेरी बैंकिंग प्रणाली से लिक्विडिटी कमजोर होगी, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ मूव करेगी, वो यूएसडीटी और यूएसडीसी की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसलिए आरबीआई को ये डर लगता है कि अगर हमारी लिक्विडिटी कम हो गई बैंकों में, और लिक्विडिटी ही बैंकिंग प्रणाली की जान होती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोन जा रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, ये लिक्विडिटी कैश क्रंच अगर हो गया बैंकों को तो बैंकिंग ढांचा ढह सकता है। तो इसलिए उनको मॉनेटरी पॉलिसी को
खतरा हो सकता है फ्यूचर में, और कल को आरबीआई के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है। काशिफ, आपने यूएसडीटी पेयर की बात की कि आरबीआई को ये भी डर है कि आईएनआर से बैंक से लिक्विडिटी यूएसडीटी डॉलर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे में जैसे यूएसडीटी पेयर है, तो क्या आईएनआर पेयर नहीं हो सकता है क्या, जिसके थ्रू लिक्विडिटी आईएनआर में ही रहे एंड इससे आरबीआई की जो टेंशन है कम से कम ये खत्म हो जाए? अगर आप देखो तो एक्सचेंजेस के अंदर ऑलरेडी आईएनआर पेयर है, तो आपको अगर ये खतरा है तो आप यूएसडीटी पेयर को बंद कर दो। इसका भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन हर एक बात का है। आपके जो कंसर्न्स हैं उन हर एक कंसर्न्स का सोल्यूशन है। आपको लगता है कि यूएसडीटी और यूएसडीसी एक खतरा बन के आ सकता है, आप अलाउ मत करिए ना ट्रेडिंग पेयर, आप आईएनआर में ट्रेडिंग पेयर को अलाउ करिए। जब वो अलाउ कर देंगे तो आईएनआर में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, एक्सचेंजेस को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्सचेंजेस भी आपकी गवर्नड बॉडीज हैं, तो आप एक्सचेंजेस को लाइसेंस दो कि भैया आप यूएसडीटी और यूएसडीसी के पेयर में डील नहीं करोगे, आईएनआर में डील करोगे, तो आईएनआर में डीलिंग शुरू हो जाएगी। तो सोल्यूशन हर एक चीज का है, और कल को गवर्नमेंट अपना स्टेबल कॉइन भी ला सकती है, तो सीबीडीसी के थ्रू भी आप बाय कर सकते हो। सीबीडीसी तो आप ही का है ना, तो सीबीडीसी में भी आप कर सकते हो। अब इसमें कुछ यूजर्स का ये कहना हो सकता है कि सर आईएनआर पेयर में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती, ग्लोबली तो यूएसडीटी और के पेयर में चल रहा होता है। देखिए कुछ इफेक्ट तो आएंगे, आप ऐसा नहीं हो सकता कि विन विन फॉर्म, लेकिन आरबीआई पूरा ही बैन कर दे या कल को गवर्नमेंट पूरा बैन कर दे ये सोच के, उससे तो कम से कम हम एक स्टेप ऊपर है कि चलो आईएनआर पेयर के अंदर एटलीस्ट शुरू कर दिया। काशिफ, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स का क्रिप्टो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया? इंडस्ट्री ऐसे स्टेटमेंट्स को कैसे देखती है? देखिए इंडस्ट्री को ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं। इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने सबसे वर्स्ट फेज से गुजर ही रही है, 30% टैक्स, 1% टीडीएस, और फिर इस तरीके की स्टेटमेंट्स। वीसीज ऑलरेडी घबराए हुए हैं, नई फंडिंग नहीं हो रही है, एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी दबाव है, ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, रेवेन्यूज डिप कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रेशर में। तो ये इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, और इस तरह की जो न्यूज़ है वो और नेगेटिव सेंटिमेंट्स फैलाने का काम करती है। एग्जैक्टली काशिफ, मतलब ऐसे में इंडस्ट्री और नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है एंड फिर से लगने लगता है कि भाई अभी और दिक्कतें बढ़ सकती हैं और मुश्किल आ सकती है। वेल, थैंक्स काशिफ फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। आगे फिर से आपके साथ बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।